रात का जाने कौन सा पहर था जब जायश सीने में जलती आग से बेजार होकर बेड से उठा। जिस बूहे का एक शोरिश दिल में तूफान मचाने लगा, वो अपनी कैफियत से पूरी तरह बेबसी महसूस करने लगा। एक नजर सोफे की जानिब देखा। वो बेड से उठा और बगैर आवाज पैदा किए, बगैर आहट के वो हरीम तक पहुंचा और उसे नरमी से अपनी बाहों में भर लिया। इस नरमी से इसे बेड पर लिटाकर अपने और उसके ऊपर कंफर्टर दुरुस्त किया। कुछ गैर मामूली सा एहसास होने पर हरीम की आंख खुली तो पता चला वो इस पर पूरी तरह से काबिज है। हरीम खौफ और दहशत के मारे कुछ बोल तक न पाए और उसके हर सितम पर उसने जोर से आंखें बींच ले। हरीम की बंद आंखों से आंसू टपक कर तकिए में जज्ब होने लगे। जायश इसके कान के करीब आहिस्तगी से झुका था। वो इसके इतना करीब चला आया था कि उसकी नाजुक धड़कनें इसे अपने सीने में धड़कती महसूस हो रही थी। अब जबकि पूरी तरह इस सरदार की हो ही चुकी हो तो ये गुरेज किस लिए जानम। जायश के इस लहजा ने उसकी सांस मजीद इस पर तंग कर दी थी। हरीम, बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे, तुम्हारी बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहता मैं। जायश ने इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। हरीम के जिस्म से इसकी रूह निकलने लगी। वो जानती थी यह शख्स इंतहाई बेबाक और बेरहम है और उसकी गिरफ्त से बच पाना मुश्किल तरीन अमर है। जायश ने इसके माथे पर अपने लब रखे। वो जो इसके लिए महसूस करता था इससे इजहार करते वक्त अपने अल्फाज नाकाफी महसूस हुए। हरीम, तुम मेरी हो। जायश ने इसके कान में रस गिवला। वो इसकी जानिब से अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ गए तो जायश के दिल को कुछ हुआ। इसने हरीम का रुख अपनी जानिब मोड़ा। ऐसे मत करो हरीम, मेरे अधूरे वजूद को मुकम्मल किया है तुमने। तुम हो तो अब सरदार जायश जहांगीर का वजूद है। प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। इसकी गाल को चूमते जायश ने इसके कान में एक गुजारिश की। हरीम के आंसू मुसलसल बह रहे थे। जायश ने पर सुकून होकर अपनी आंखें मूंद ले। इसकी कुर्बत भी जैसे एक नशे की मानंद थी जो सर चढ़कर बोल रही थी। जायश इसके वजूद में गुम होता चला गया। वो इसके पहलू में बेड पर बैठी चेहरा हाथों में छुपाए सिसक रही थी। जायश भी अपनी जगह पर उठ बैठा तो वो अपने आप में सिमटने लगी। हरीम, मैं तुम्हें तुम्हारी घर वालों से मिला दूंगा, मगर इस शर्त पर कि तुम उनके साथ जाने की जिद नहीं करोगी। तुम्हें अब यही रहना है मेरे पास, ये तुम्हारा घर है। अगर मंजूर है तो बतो। वो बोलकर खामोश हो गया, मगर वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर अपना बिखरा वजूद समेटती उठकर ड्रेसिंग रूम में गायब हो गए। वो हॉस्पिटल से सीधा जमीनों पर गया था और अब शाम के वक्त जमीनों से वापस हवेली लूटा था। वो थक चुका था तभी आकर लाउंज में सोफे पर बैठा। इम्तियाज, जायश ने इसे पुकारा। जी सरदार जी। हरीम ने खाना खाया? नहीं सरदार जी। कमरे से बाहर निकली? जी नहीं। कुछ कहा तुमसे? नहीं सरदार जी, आज सुबह से बीबी जी कमरे से बाहर निकली ही नहीं, दोपहर का खाना भी नहीं खाया और मुझसे भी बात नहीं कर रही हैं। इम्तियाज ने कहा तो इसे मजीद परेशानी हुई। अच्छा तुम जाओ। आज सुबह जब वो सोकर उठा था तो वो तब भी इसके पहलू में मौजूद नहीं थी। वो सोफे पर नीम दराज थी। जायश जानता था वो जाग रही है, मगर उसने इसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। जायश इंतजार ही कर रहा था कि वो बताए कि इसने क्या फैसला किया, मगर हरीम इससे हम कलाम ही नहीं हो रही थी। वो उसे मुखातिब करने की कोशिश करता रहा, मगर उसने ढंग से जवाब नहीं दिया और अब उसे इसकी हालत से शदीद किस्म की तशवीश लाहिक हो चुकी थी। सरदार जी, रफीक ने इसे पुकारा। हाँ, आप परेशान लग रहे हैं। सुबह से इतना परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा। रफीक ने अपने मालिक की सुर्ख आंखें देखी। क्या करूं रफीक, मुझे किसी भी सूरत सुकून नहीं मिल रहा। मैं जानता हूं मैं उसके साथ ठीक नहीं कर रहा। बताओ, मुझ में और मेरी बहन के मुजरिम इस दरिंदे में क्या फर्क है? उसने भी एक जिंदगी बर्बाद की और मैंने भी कर दी है। ये मेरी कमजोरी और खुद गर्जी है कि मैं उसे सच्चाई नहीं बता रहा। वो मुझे खुद से भी ज्यादा अजीज हो गई है, इसीलिए इसे आज़ादी का परवाना नहीं देना चाहता। ये बात मुझे बेचैन रखती है कि मैंने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी वजह से वो टूट कर बखर चुकी है। उसकी शख्सियत, इसका तशख़्ख़ुस मजरूह हुआ है। अगर उसे सच्चाई बता दी तो इसके रिएक्शन से डरता हूँ। अगर उसे इसके माँ बाप के पास जाने दूँ तो क्या वो लूट कर मेरे पास आएगी? जानता हूँ कभी नहीं।
इसीलिए उसे अब खोने से डरता हूँ। मैं अपने किए का मुदावा करना चाहता हूँ, मगर उसके दौर जाने के ख्याल से ही सीने में सांस उलझने लगती है। इससे जबरदस्ती करीब रख नहीं सकता और वापस भेजकर खोना भी नहीं चाहता। बता रफीक, करूं तो क्या करूं आखिर? जायश का लहजा मायूस कुन हद तक दिखी था। वो अब जिससे अपने दिल की गहराइयों से चाहने लगा था, उसे अंदर ही उन दरियों घुलता देखकर खुद भी अंगारों पर जी रहा था। बीबी जी को और उनके माँ बाप को तमाम सच्चाई बताकर उन्हें उनके माँ बाप से मिला दे सरदार जी, रफीक ने कहा तो जायश ने एक झटके से सर उठाकर उसे शकोकुना निगाहों से देखा। इसके मुंह से अपने मनपसंद अल्फाज जो नहीं सुन पाया था। हमने उन्हें एक खत भेजा कि शायद उन्हें तसल्ली हो जाए सरदार जी, मगर ये हमारी खाम ख्याली है। मुझे मेरे आदमियों से पता चला बीबी जी की वालिदा बीपी की मर्जा हैं। उनके सामने उनके बाप और भाई ने यह जाहिर किया कि उन्हें तसल्ली हो गई है, मगर हकीकत तो यह है कि वो अब भी पागलों की तरह बीबी जी को ढूंढ रहे हैं। रोज पुलिस स्टेशन के कई चक्कर लगाते हैं, जहां से उन्हें बीबी जी के मुतालिक इंतहाई गंदे जुमले सुनने को मिलते हैं। उनकी वालिदा भी दिन ब दिन और ज्यादा बीमार होती जा रही हैं। इससे पहले कि अब की वजह से मजीद कुछ बुरा हो जाए, अब उन्हें उनके घर वालों से मिला दे। रफीक ने जायश पर मजीद जमीन तंग की। रफीक ने इसे खोने से डरता हूँ, वो किसी गैर मरी नुक्ते को घूरता अपनी बेबसी बयान कर गया। जैसी बीबी जी की हालत है, उन्हें कुछ हो न जाए सरदार जी, उन्हें उनके माँ बाप के पास जाने दें। फिर उनके माँ बाप को और उन्हें मनाने की और राजी करने की कोशिश कीजिएगा। वो अपने माँ बाप की रजामंदी से आपके पास आएंगी, तभी खुश रह पाएंगी। रफीक ने सादगी से उसे इसके तमाम मसाइल के हल बताए। जायश ने हाँ में सर हिलाया और एक सर्द सी सांस ली। वे शिकस्त खुर्दा सा सुर्ख आंखें लिए हवेली में दाखिल हुआ था। आज अपनी कीमती मता खोने के खौफ ने इसे बेकरार और बेजान सा कर दिया था। धीमे कदमों से चलता अपने कमरे की जानिब आया। आज पूरा हफ्ता गुजर चुका था। जायश के हरीम का बेतहाशा ख्याल रखने के बावजूद हरीम को यूं ही पत्थर का बुत बने देखा। वो यूं ही खामोश सी रहती थी, ना किसी बात पर एहतजाज करती, ना चलाती, ना कोई बात करती। खाना भी बराए नाम खाती। बस वो जो चन्न नवाले जायश इसके मुंह में डाल दिया करता था। वो दिन बदन किसी फूल की मानिंद मुरझा रही थी, अंदर ही अंदर टूटकर खोखली हो रही थी। सारी रात जाग कर गुजार देती। आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ने लगे और जायश को सब कुछ मंजूर था, अब सिवाय इसके कि वो इसे यूं खत्म होते हुए देखता। तभी आज सरदार जायश जहांगीर ने अपने दिल को पैरों तले कुचलकर एक फैसला लिया था। वो दिए कदमों से चलता कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर घुटनों के गिर्द बाजू फोल्ड किए बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। पहली 2 मर्तबा के बाद तो जायश ने उसे इसकी मर्जी के खिलाफ छूने की गुस्ताखी भी नहीं की थी। वो फिर भी संभल नहीं पा रही थी। वो यूं ही धुआं चेहरा लिए धीमे कदम उठाता ड्रेसिंग तक गया और एक सुर्ख रंग का शोख लिबास इसके लिए निकाला। सुर्ख रंग पर हल्का गोल्डन काम, मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग सैंडल भी निकालकर सारी चीजें बेड पर रखी। वो अब इसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। जायश ने इसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। हरीम, जायश की पुकार में आज तड़प थी। इसने खाली निगाहों से इसे गायब दिमागी से देखा। उठो और ये जो मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस निकाला है, इसे फ्रेश होकर चेंज करके आओ, जायश ने कहा। वो किसी रोबोट की मानिंद चुपचाप अपनी जगह से उठी और ड्रेस लेकर वॉशरूम चली गई। शिद्दत जब्त की इंतहा से जायश ने अपने लब कुचले और अपनी मुट्ठियां जोर से बंद की। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो 10 मिनट में फ्रेश होकर वो सुर्ख लिबास जेब तन किए वॉशरूम से बाहर निकल आए। गीले बालों को टावल लपेटकर सर पर जोड़ा सा बनाया हुआ था। वो वॉशरूम से बाहर निकलकर ड्रेसिंग के पास हाथ बांधकर खामोशी से खड़ी हो गई, जैसे इसके अगले हुक्म की मुंतजिर हो। जायश का दिल किया इस पत्थर की मूरत को आज झंझोड़ कर रख दे, मगर वो इस तक आया और इसे बाजुओं से थाम कर ड्रेसिंग के सामने खड़ा कर दिया। वो खामोशी से अपनी जगह पर खड़ी रही। जायश ने आगे बढ़कर ज्वेलरी का बॉक्स उठाया और गोल्ड की खूबसूरत नफीस सी ज्वेलरी बॉक्स में से निकाल ली। बॉक्स से नफीस सा नेकलेस निकालकर वो अब इसके ठीक पीछे बेहद करीब आकर खड़ा हुआ कि जायश की सांसों की तपश हरीम को अपनी गर्दन पर महसूस हुए, मगर वो अब भी बेतासुर चेहरा लिए निगाहें झुकाकर खड़ी रही। जायश ने इसकी शफाफ गर्दन में नरमी सी नेकलेस पहनाया।
नेकलेस की हुक बंद करते जायश ने अपने सुलगते लब उसकी गर्दन पर रखे। मगर मजाल है जो इस पत्थर की मूरत में कोई हलचल हुई हो। अब जायश ने जानबूझकर इस बॉक्स से छोटे छोटे झुमके निकालकर उसके कानों में पहनाए। इसे अपनी बाहों के हिसार में भरकर अब अपने सुलगते लबों से इसकी दोनों कान की लो को चूमा। इस सुलगते लम्स के एहसास ने हरीम की सांस सीने में अटक दी। चेहरा खौफ से सफेद पड़ने लगा, मगर वो ढीठ बनी खामोशी से खड़ी रही। जायश ने इसके बालों से नरमी से टॉवल अलग किया। लंबे सिया घने शैम्पू की खुशबू से मुअत्तर बालों की आबशार कमर पर बखर गई तो जानश मजीद बेचैन हुआ। जायश ने इसे बाहों में भरा और उसके गिर्द बाजुओं का घेरा तंग किया। वो अब सख्ती से आंखें बंद कर गई थी। जायश इसके चेहरे पर नरम गर्म सुलगते लम्स छोड़ने लगा। उसने अब भी कोई रद्द अमल जाहिर न किया। अब तो तंग आकर जायश ने इसे अपने बाजुओं में उठा लिया। इसे बेड पर लिटाकर इस पर किसी साए की तरह छा गया। हरीम ने अब भी अपने मुंह से एक लफ्ज भी अदा नहीं किया था। जायश ने इसकी शाह रग पर अपने लब रखे। इसके बाद इसकी बेबाकियां और गुस्ताखियां बढ़ने लगी, शिद्दत इख्तियार करने लगी। मगर वो किसी बेजान चीज की तरह बेड पर लेटी रही जिसके ना जज्बात होते हैं न ही एहसासात। जायश ने इसकी आंखों में देखना चाहा जो बेतासुर और सर्द थी, और जायश की बर्दाश्त भी बस इतनी ही थी। वो इसके ऊपर से उठा था और एक जोरदार झटके से उसे बाजू से खींचकर बेड से उठाकर अपने सामने खड़ा किया था। हरीम, ऐसे मत शो करो जैसे तुम कोई पत्थर की मूरत या कोई बेजान गुड़िया हो। मेरा खिलौना नहीं हो तुम, ऐसे मत करो खुदारा। वो इसे झंझोड़ कर धरा था। हरीम ने खौफ के मारे अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ले और मुट्ठियां भी जोर से भींच ली थी। ऐसे कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा सामने से टल नहीं जाएगा। मुझे मालूम है यहाँ आने से पहले तुम बहुत बहादुर थी, तो फिर क्यों चुपचाप मेरा कहा मान रही हो? एहतजाज करो, चीन खू चलाओ, मुझे कोसो, बद्दुआएं दो, मगर ऐसे खामोश मत रहो। जायश ने इसे फिर झंझोड़ा, मगर उसने फिर भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। आंखें खोलो और मुझे देखो, जायश इसके कान के करीब हो रहा। वो यूं ही इसके बाजुओं में हल्के से कपकपा रही थी। मैंने कहा आंखें खोलो, जायश ने फिर उसे झंझोड़ा। हरीम ने बमुश्किल अपनी आंखें खोले। इसके चेहरे पर अब भी खौफ के अलावा कोई तासुर नहीं था। जायश ने इसे बाजुओं से थामकर बेड पर बिठाया, खुद घुटनों के बिल इसके पैरों में बैठा। जायश ने इसके दोनों सर्द हाथ अपने हिद्दत भरे हाथों में मजबूती से थाम लिए। जायश ने उसकी सहमी हुई आंखों में झांका। सुनो हरीम, जानना चाहोगी मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? तुम इस जिंदान में कैसे पहुंची? सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी की भीन चली हो तुम। आज मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ ताकि मेरे दिल में कोई गम ना रहे। अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनो। मेरी बहन अनाबिया को किसी दरिंदे ने धोखे से बर्बाद कर दिया। मैं उसकी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इस दिन पार्लर में 2 हरीम थी, एक उसकी बहन एक तुम, और मेरे आदमी गलती से तुम्हें मेरे पास ले आए। वो बोले गया। वो फटी फटी निगाहों से उसे अपने हर जुर्म का एतराफ करते सुने गए। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। कोई इतना खुद गरज कैसे हो सकता है? इतना जालिम, इतना सफाक के महज अपनी गरज की खातिर ही उस पर उसकी जिंदगी तंग कर देता। जायश बोले गया जब अचानक हरीम ने उसके हाथों से अपने हाथ यूं छुड़ाए जैसे वो कोई इफरीत हो। हरीम, जायश ने बेबसी से उसे पुकारा। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से अपने मेरा नाम लिया। वो चलाए। हरीम प्लीज, जायश ने इसके बाजू थामने चाहे। खबरदार, अपने गलीज हाथों से मुझे छुआ। वो भूखी शेरनी बन गई थी। आज 1 हफ्ते के बाद इसकी चुप टूटी थी तो वो आंधी तूफान बनकर अब सब कुछ तबाही और बर्बाद कर देने के दर पे थी। हरीम, मेरी बात सुनो। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। नफरत है मुझे आपसे, आपके वजूद से, आपकी शक्ल से, आपके हर लम्स से। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने इस वजूद को कब का जिंदा जला देती जिसे अपने तख्ता मश्क बनाए रखा। मुझे घन आती है खुद से। वो अब फिर पूरे कमरे का हश्र बिगाड़ती बिलक बिलक कर रो रही थी। जायश चाहता था वो अपना दिल का गुबार निकाल बाहर करे, तभी खामोशी से खड़ा अपने लब कुचले गया। वो अब सोफे पर बैठ गई थी और चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी।
जायश ने इजाजत दी तब रफीक ने धीमे से दरवाजा खोला। सरदार जी बीबी जी के घर वाले आए हैं, ड्राइंग रूम में बिठाया है। रफीक के कहने की देर थी जब वो कांपती टांगों से बेयकीनी से रफीक को देखते अपनी जगह से खड़ी हुई। हरीम, जायश की आवाज में इल्तिजा थी, मगर उसने सुना नहीं। वो हर बंधन तोड़कर रफीक को पीछे की जानिब धक्का देकर बाहर भागी थी। हरीम संभल कर वो इसके पीछे भागता उसे अंधाधुंध सीढ़ियां उतरते देख तड़प कर बोला था, अम्मी, बाबा। वो हल्क के बिल चलाए। सलमा बेगम, यूसुफ और इमाद इस बड़ी से हवेली में बेचैनी से दाखिल हुए थे। आज सुबह ही वो एक जवां साला शानदार सा शख्स उनके घर आया था। हाथ जोड़कर मुआफी मांगते सरदार जायश जहांगीर ने उन्हें तमाम हकीकत बता दी थी। तब इमाद इससे दस्त दराजी करने लगा, मगर यूसुफ साहिब ने उसे रोक दिया। वो उन्हें तमाम सच्चाई बताकर अपनी हवेली का पता देकर आया था और अब वो लोग हवेली में थे। रफीक ने उन्हें इंतहाई एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठाया था। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी उन्हें बैठे हुए जब अपनी नाजुक सी गुड़िया की बेकरार आवाज उनके कानों में पड़ी। हरीम, सलमा बेगम बेकरार हुई। तब वो पूरे एक हफ्ते बाद उनके सीने में आकर समाई थी। यूसुफ साहिब, सलम बेगम और इमाद इसकी हालत देखकर सदमे से दो चार हुए थे। ये उनकी वो नाजुक सी गुड़िया तो नहीं थी, ये तो मुरझाई हुई सोगवार सी लड़की कोई और ही थी। हरीम सलम बेगम और यूसुफ साहिब के सीने से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी।